नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प साहित्यिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के उस मास्टरपीस पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे समाज को एक आईना दिखा दिया। हरिशंकर परसाई जी का लिखा प्रेमचंद के फटे जूते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सच कहूं तो इसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे रूपक और अर्थ छिपे हैं जिन्हें डिकोड करने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पाठ पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर प्रेमचंद जी की उस अनोखी तस्वीर की बात करेंगे, उसके बाद दिखावा बनाम वास्तविकता पर चर्चा होगी, फिर उन गहरे प्रतीकों को समझेंगे और आखिर में कुछ परीक्षा अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। देखिए, हरिशंकर परसाई जी व्यंग यानी सटायर लिखने में एकदम माहिर हैं और इस बार उनके विषय हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी। इस पूरी चर्चा का आधार बस एक तस्वीर है, एक अजीबोगरीब तस्वीर जो परसाई जी के हाथ लग जाती है। अब उस तस्वीर में क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। तस्वीर में प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। कपड़े बिल्कुल साधारण हैं, मोटे कपड़े की एक टोपी और एक सिंपल सा कुर्ता धोती। उनका चेहरा देखने पर बहुत कमजोर लगता है, कनपटियां एकदम चिपकी हुई और गालों की हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं जो कुपोषण की झलक देती हैं। हालांकि उन्होंने जो भारी भरकम मूछें रखी हुई हैं वो उनके पतले चेहरे को थोड़ा भरा हुआ दिखाने की कोशिश जरूर कर रही हैं। यह उनके साधारण जीवन की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। लेकिन बात सिर्फ चेहरे और कपड़ों की नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस अनोखी तस्वीर में असल रहस्य क्या है जो लेखक का ध्यान खींच लेता है। जब परसाई जी इस फोटो को देखते हैं तो उनकी नज़र अचानक एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो लिटरली हैरान कर देने वाली है। उनके जूते। प्रेमचंद जी ने साधारण कैनवस के जूते पहने हुए हैं जिनके फीते एकदम बेतरतीब बंधे हैं, पर जो चीज सबसे बड़ा झटका देती है वो है उनके बाएं जूते का एक बहुत बड़ा छेद। इतना बड़ा छेद कि उसमें से उनके पैर की उंगली साफ साफ बाहर झांक रही है। जरा सोचिए, उपन्यास सम्राट कहा जाने वाला इतना बड़ा लेखक एक फॉर्मल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे फटे जूते पहनकर बैठा है। जाहिर है इस तस्वीर को देखकर लेखक के मन में सवालों की झड़ी लग जाती है। क्या ये फोटो उनकी पत्नी की जिद पर खींची गई थी? क्या मुंशी जी के पास रोजमर्रा में पहनने या फोटो खिंचवाने के लिए कोई बेहतर कपड़े नहीं थे? आजकल तो लोग तस्वीर के लिए दूसरों की गाड़ियां, कोट और क्या कुछ नहीं उधार मांग लेते हैं, पर मुंशी जी ने एक जूता तक उधार नहीं मांगा। क्या उन्हें दिखावे की जरा भी परवाह नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, उनके चेहरे पर वो अजीब सी आधी अधूरी मुस्कान क्यों है, मानो वो किसी का मजाक उड़ा रहे हों। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस निबंध के सबसे मुख्य और दिलचस्प विषय पर, दिखावा बनाम वास्तविकता। परसाई जी यहाँ एक कमाल की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, मेरा खुद का जूता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वो ऊपर से तो एकदम चमकता हुआ दिखता है, लेकिन नीचे से उसका तला पूरी तरह घिस चुका है। जब चला जाता है तो पैर कटता है, छिलता है और लहूलुहान होता है। लेकिन क्योंकि जूता ऊपर से ठीक है, इसलिए दुनिया को वो दर्द नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा है, उनकी गरीबी सबको दिख रही है, लेकिन उनका तला एकदम सुरक्षित है। उनका पैर जमीन पर मजबूती से टिका है ना ये एक बहुत बड़ा रूपक? समाज में लोग बस दिखावा करने के लिए अंदर ही अंदर कितना दर्द सहते रहते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने इस दिखावे को पूरी तरह नकार दिया। उनकी वास्तविकता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक और बात जो लेखक बताते हैं वो ये कि उस जमाने में सिर पर पहनने वाली टोपी 8 आने में मिल जाती थी, लेकिन पैरों का जूता 5 रुपए से कम का नहीं आता था। ये समाज की एक और कड़वी सच्चाई को दर्शाता है कि अक्सर विचारों और सम्मान से ज्यादा कीमत पैसे और ताकत की आंकी जाती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। आइए इन साहित्यिक प्रतीकों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि वास्तव में यहाँ क्या कहा जा रहा है। परसाई जी एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि जूता सिर्फ ज्यादा चलने से ऊपर से नहीं फटता। तला घिस सकता है, लेकिन ऊपर से फटने का मतलब है कि रास्ते में कोई टीला यानी एक बहुत सख्त पत्थर आया होगा जिसे प्रेमचंद जी ने बार बार ठोकर मारी होगी। अभी टीला क्या है? ये कोई मिट्टी का ढेर नहीं है। ये टीला प्रतीक है समाज की उन कठोर बुराइयों का, पुरानी सड़ी गली परंपराओं और ऐतिहासिक अन्यायों का, जो इंसान की तरक्की का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं।
तो परीक्षा की दृष्टि से इन प्रतीकों को याद रखना बहुत जरूरी है। टीला हो गया सामाजिक बुराइयां। फटे जूते से बाहर निकली हुई उंगली सिर्फ एक उंगली नहीं है, बल्कि वो एक हथियार है जो समाज के पाखंडों पर सीधा प्रहार कर रही है। और अंत में उनकी वो आधी मुस्कान, वो कोई आम हंसी नहीं है, बल्कि वो उन लोगों का मजाक उड़ा रही है जो कमजोरियों को छुपाते हैं और बुराई से लड़ने के बजाय अपना रास्ता बदल कर निकल जाते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली बात कहते हैं, तुम समझौता नहीं कर सके। जब रास्ते में कोई पहाड़ या टीला आता है तो नदियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, लोग किनारे से निकल जाते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समाज की बुराइयों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो अपनी लेखनी से उन पर लगातार प्रहार करते रहे, भले ही इसमें उन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ा या अपना जूता फाड़ना पड़ा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। आइए देखते हैं कुछ अहम परीक्षा अभ्यास प्रश्न, ताकि आपकी तैयारी पक्की हो सके। पहले सवाल पर गौर करते हैं। इसका जवाब सीधा दिखावा बनाम वास्तविकता वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। उत्तर में ये समझाना जरूरी है कि कैसे समाज बाहरी दिखावे के लिए अंदरूनी तकलीफें सहने को तैयार रहता है। लेखक का जूता उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखते हैं, जबकि प्रेमचंद जी का फटा जूता सादगी, सच्चाई और दिखावे से दूर रहने की हिम्मत को दिखाता है। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय उस भौतिक अंतर को याद कीजिए। सामान्य रूप से चलने पर तला घिसता है, लेकिन प्रेमचंद जी के जूते का ऊपरी हिस्सा फटा था, जिसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर किसी बहुत ही कठोर वस्तु यानी टीले को ठोकर मारी थी, और ये टीला समाज की बुराइयों के खिलाफ उनके सक्रिय विद्रोह को दर्शाता है। और ये तीसरा सवाल, प्रेमचंद जी की व्यंग्यात्मक मुस्कान उन अवसरवादी लोगों पर एक सीधा तंज है जो अन्याय को देखकर आंखें मूंद लेते हैं। ये उन लोगों का मजाक है जो समाज की बुराइयों से लड़ने के बजाय अपनी कमजोरियों को छिपाने और दिखावे की जिंदगी जीने में ही उलझे रहते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक सवाल जो हम सभी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद के माध्यम से जो सवाल उठाए हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्या हम भी सुरक्षित रहने